शख्सियत में आज जिनको हम रूबरू कराने जा रहे हैं उनके बारे में यही कहूँगा कि वो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो आइए उनसे ज़्यादा बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। आइए मेरे साथ। तो हमारे साथ खास बातचीत में है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रशांत के बनर्जी जी। आइए ज़्यादा बात करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और सायम के बारे में जानते हैं क्या खास है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शख्सियत के अंदर। और मेरा आपसे पहले यही सवाल रहेगा कि आपने कैसे जुड़े सायम के साथ, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से शुरुआत करी, क्योंकि आपको एक साइंटिस्ट के रूप में भी देखा जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि मेरा जन्म जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार में हुआ है। मेरे ताऊ जी एक्चुअली काफ़ी सालों तक ब्रिटिश राज्य में इम्प्रिजन्ड थे और उसी की शख्सियत के चलते हमारे परिवार में भी हमारे पिताश्री जो डॉक्टर थे उन्होंने काफ़ी समाज सेवा में अपना योगदान दिया और हमारी माताश्री जो हैं वो प्रिंसिपल थी स्कूल की। तो उनके संस्कार, उनके सानिध्य में हमें जो कुछ सीखने को मिला। तो मैं IIT बॉम्बे से एक्चुअली इंजीनियर बना और मेरी खास रुचि थी हमेशा ऑटोमोबाइल में, क्योंकि देश का जो विकास है उसका पैमाना है ऑटोमोबाइल। जितनी गाड़ियाँ बनेंगी जिस देश में, आज अगर देखिए अमेरिका जो है और जो चाइना है, चाइना नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल बेचता है, सेम वे अमेरिका। तो एक मेरा शुरू से रुचि रही है, तो इंजन में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं एक्चुअली इंजन एक्सपर्ट था। तो IIT बॉम्बे में रिसर्च करने के बाद मैं चला गया टोयोटा में, सूरजपुर। DCM टोयोटा होती थी, उसके बाद वो DCM देवू बनी। फिर देवू में बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी की जो गाड़ियाँ आई, मार्टिड, CLO, नेक्सिया, उसका मैं पावर ट्रेन इंचार्ज था। तो कोरियन टेक्नोलॉजी, जापानीज़ टेक्नोलॉजी से बहुत रूबरू हुआ और बड़ी एक इच्छा थी कि देश के लिए कुछ किया जाए। तो जैसे ही वहाँ से मुझे मौका मिला तो मैं अपने देश की जो सबसे प्रतिष्ठित कंपनी है टाटा, उसमें मैं 2000 में चला गया और वहीं पर मेरे दोनों बच्चों का शिक्षण हुआ। मैं फिर वहाँ 20 साल काम किया। 20 साल काम करने के बाद सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जो हमारी सायम जो है इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, उसमें टाटा फाउंडिंग मेंबर है। सो एक बहुत इच्छा थी कि सारी टेक्नोलॉजी में काम करने के बाद देश में जब इकोनॉमी ओपन हुई तो इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन के तहत जो टेक्निकल रेगुलेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस में जाके उसके बारे में चर्चा करना, हमारे देश के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, हमें कौन सी एमिशन सेफ्टी की टेक्नोलॉजी लानी है, उसमें एक बड़ा इंटरेस्ट था। तो 2003 से मैं एक्चुअली यूनाइटेड नेशन जाता था, टाटा की तरफ से इंडिया को नॉमिनेट करता था। तो फाइनली फिर मैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जिनका एक पॉलिसी एडवोकेसी का मेन रोल है एज ए एपेक्स बॉडी, तो उसमें मैं टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह जुड़ा और आज मुझे बड़ा गर्व है कि हमने सोसाइटी की तरफ से इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन रोल में और जो ग्रोथ ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जिसमें सेफ़र, अफोर्डेबल और एनवायरनमेंटली बिनाइन मोबिलिटी की हम बातें करते हैं, उस पर हम काफ़ी कुछ काम कर पाए। सर, सायम के बारे में थोड़ा बताइए, क्या करती है ऑटोमोबाइल में और कितना योगदान ये दे रही है देश के अंदर? अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री परिचायक है देश के विकास का, तो आज एक्चुअली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो 12.5 लाख करोड़ की कंट्रीब्यूशंस करती है इंडियन इकोनॉमी में। और उसमें अगर देखेंगे GDP, राष्ट्र के GDP में 7% कंट्रीब्यूशन है, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और 4 करोड़ के आसपास डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो इसका अगर देखें कि GST कंट्रीब्यूशन भी 2 लाख करोड़ से भी ऊपर है, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में है। और जैसा आप जानते हैं कि मोबिलिटी में हम लोग हर साल एक औसतन 2 करोड़ गाड़ियां ऐड करते हैं, तो पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी है उस पर हमारा एक बड़ा योगदान है। तो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी जो है उसमें मैन्युफैक्चरर्स सोसाइटी है, उसमें 45 मेंबर्स हैं
और सभी तरह के उसमें व्हीकल कैटेगरी है। 12 कैटेगरी हमारी 2 व्हीलर्स के हैं मेंबर्स, 21 हमारे कार्स बनाने वाले हैं, ऐसे ही हमारे 11 जो हैं वो कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं और 7 हमारे 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स। तो सब मिला के एक्चुअली दुनिया के सभी तरह के जो निर्माता हैं वो हमारे मेंबर्स हैं। और हमारा बहुत बड़ा रोल है सरकार के साथ तालमेल बनाकर सरकार के विजन के अनुसार देश में हमें जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से पॉलिसी का निर्धारण करना, स्टैंडर्ड्स बनवाना, उसमें हमारा बड़ा रोल है। तो जैसे आप बता रहे हैं मेंबर हैं इतने, तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो क्या आप उन मेंबर्स को गाइड करते हैं या उन मेंबर्स का आपके साथ जुड़ने में फ़ायदा क्या रहता है? सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि ये बहुत ही टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सब्जेक्ट है और ग्लोबल इकोनॉमी से हम जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सभी का साथ, सभी का प्रयास एक साथ मिलकर दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को समझते हुए देश में हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या है, किस तरीके के फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल। इसलिए ये सब को बैलेंस करते हुए चीज़ों को आगे ले जाना पड़ता है। इसके लिए बहुत ही डीप लेवल पे इंटरेक्शन होता रहता है और मेंबर्स के साथ हमें इनपुट मिलता है, सरकार की तरफ से हमें वापस मेंबर से कंसल्ट करना पड़ता है और हम एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जो फैसिलिटेट करता है, एक बहुत ही सुचारू रूप से वार्तालाप करके एक दिशा निर्धारण होता है। जी सर, जैसे आपकी कंपनी ऑटो एक्सपो कराती है, उसमें भागीदारी करती है, तो ऐसे इवेंट्स के अंदर इंतज़ाम सुरक्षा के वो कैसे किए जाते हैं आपकी तरफ से और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इन एक्सपो को कराने में, इवेंट्स के? ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि अगर देखा जाए तो 5-6 दिन का जो इवेंट होता है उसमें 6 लाख के आसपास लोग पार्टिसिपेट करते हैं और हर 2 साल में एक बार होता है, इसीलिए लोगों की बड़ी अपेक्षाएं होती हैं नई नई गाड़ियां देखने की, तो भीड़ काफ़ी होती है। तो उसके मद्देनज़र सबसे इम्पॉर्टेंट है जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके साथ तालमेल बना के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ पीपल का मूवमेंट, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट वो सब करना पड़ता है। तो उसके लिए एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे नेसेसरी अप्रूवल्स लेकर, उनसे नेसेसरी डिप्लॉयमेंट कराकर और जो जहाँ जहाँ सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके उसको मिलाकर फिर ऑटो एक्सपो की तैयारी होती है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पर्टिकुलरली जैसे इंडिया एक्सपो मार्ट में होता है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ का जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूपी गवर्नमेंट है, वो बहुत ही मतलब सपोर्ट करती हैं। उसके चलते ही हम इस तरीके के इतने बड़े प्रोग्राम कर पाते हैं। आज समस्या पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल की है, पेट्रोल कम हो रहा है और उसका विकल्प हम एथेनॉल को देख रहे हैं, तो हमें कितनी कामयाबी मिली है एथेनॉल में, थोड़ा बताइए। आज पूरा विश्व जो है उसकी नज़र भारत की तरफ है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल बायो पॉलिसी थी जिसमें 2030 में 20% एथेनॉल ब्लेंड करने की बात की गई थी, उनके अथक प्रयास और उनके एक विजन के तहत 5 साल उसको एक्चुअली प्रीपोन कर दिया गया और 2025 उसका निर्धारण किया गया कि इंडिया 2025 तक E20 अचीव कर लेगा पैन इंडिया। और उनके मार्गदर्शन में सारी लाइन मिनिस्ट्री ने एक बहुत ही कंसर्टेड तरीके से काम किया और आज हमें बड़ा गर्व है ये बताते हुए कि 1 अप्रैल 2023 से सारे कंट्री के जितने भी नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो सब E20 मटेरियल कॉम्पेटेबल है। और ऐसा फीट एक्चुअली कहीं भी इतने जल्दी नहीं हासिल हो पाया। ये एक एग्जांपल है कि जैसे एमिशंस जो है BS4 के बाद सीधा BS6 में इंडिया ने जंप किया और 3 साल में अचीव कर लिया, जो विकसित देशों ने 9 साल में अचीव किया। तो एक टेस्टिमनी था कि अगर हम चाहें, और जहाँ वेयर एवर इज़ विल देयर इज़ अ वे, वो करके दिखाया था एमिशन में। इसके बाद अभी E20 में सभी स्टेक होल्डर्स ने सरकार के मार्गदर्शन में एथेनॉल प्रोड्यूसर्स इस्मा है उनके साथ मिलकर, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ मिलकर सायम बड़ा गर्व फील करता है कि हमने E20 अचीव कर लिया 1 अप्रैल 2023 में, जो एक हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है।
मुझे याद है सर, आपको यंग साइंटिस्ट के रूप में भी देखा जाता था और आपको अवार्ड भी मिला था उससे, और हाल ही में आपको ब्राज़ील में ब्रैंको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। थोड़ा बताइए किस फील्ड में आपको यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला और ब्राज़ील में किस फील्ड के लिए आपको ये अवार्ड दिया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा मूल मेजर जो था स्टडी का वो था कंबस्शन, तो तभी इन IIT बॉम्बे एक्शन रिसर्च सेंटर था, उसमें मैंने एक्चुअली बायोमास से चलने वाली एक प्रोड्यूसर गैस पे चिमनी बनाई थी और उस चिमनी के ऊपर एक्चुअली मुझे नेशनल अवार्ड मिला था मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। और आज मुझे बड़ा खुशी है एक्चुअली बताते हुए कि रियो दे ब्रांको अवार्ड E20 पे जो हमारे सभी ने मिलकर काम किया, तो साइम की तरफ से मुझे एक्चुअली ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ने नवाजा। वो एक्चुअली रियो दे ब्रांको अवार्ड जो है वो पद्मश्री अवार्ड है जैसे हमारे इंडिया का है। तो मैं एक्चुअली हमारे जितने कलीग हैं हमारे साइम में और जितने भी इंडस्ट्री के मेंबर्स हैं उन सब के बिहाफ में आई फील दैट वो बड़ा एक अच्छा अवार्ड रिकग्निशन था और उसको मुझे लगता है कि मैं बड़ा भाग्यशाली था कि मुझे वो दिया गया। सर, अवार्ड मिलता है तो आपको क्या लगता है, जिम्मेदारी और बढ़ जाती है या आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है कि अब तो अवार्ड मिल गया, बस मेरी अचीवमेंट पूरी हो गई? नहीं, एक्चुअली लाइफ में आप एक मिशन लेकर चलते हैं तो जब भी इस तरीके के रिकग्निशन होते हैं तो आप और हम्बल्ड फील करते हैं। आपके ऊपर एक विशेष रूप से एक जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर आपको किसी अवार्ड से नवाजा गया है तो आप और प्रोत्साहित होते हैं कि और अच्छा कुछ करें। तो इस दिशा में एक एनकरेजमेंट मिलता है और एक नई ऊर्जा होती है, एक नए तरीके से कुछ कर गुजरने की और एक ख्वाहिश बनती है। सर, ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है। तो क्या सॉल्यूशन आपको लगता है हो सकते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए? आज अगर देखें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का जो नारा दिया है और COP26 में उन्होंने जो कहा है कि भारत जो है वो ज़रूर इंटरनेशनल जो कमिटमेंट है वो पूरा करेगा और 45% कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन करेगा, हमारी 50% जो है वो एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल से आएगी। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने एनवायरनमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा कमिटमेंट अपने ऊपर लिया है और उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ से डिकार्बोनाइज करने में हमें बड़ा फ़ख्र है। तो उसके चलते हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। सर, बायोफ्यूल के बारे में थोड़ा बताइए जनता को, क्या है ये? ऐसा है कि डिकार्बोनाइजेशन करने के लिए तरह तरह के पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहला है कि बायोफ्यूल में जो एथेनॉल है, हमें डिकार्बोनेशन करना है, मतलब गैसोलीन में 8 कार्बन होते हैं और डीजल में 12 कार्बन होते हैं और उसको अगर आप एथेनॉल करेंगे, बायोफ्यूल डालेंगे तो उसमें 2 कार्बन 1 कार्बन इस तरीके के कम कार्बन है। तो उसको जितना हम यूज़ करेंगे हमारा डिकार्बोनेशन उतना अच्छा होगा। तो इसीलिए एथेनॉल जो है आज हम बात कर रहे हैं E20 की, बट अगला हमारा पड़ाव है E85 का, E100 का। तो इसलिए बायोफ्यूल जो है, बायोडीज़ल भी हमने कोशिश की जत्रोपा से बनाने की, लेकिन शायद अभी जत्रोपा पे यील्ड ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था, तो इसीलिए बायोडीज़ल पे भी थोड़ा उतना प्रोग्रेस हम नहीं कर पाए जितना हम एथेनॉल पे कर पाए। अब सरकार ने ग्रेन से भी, मक्के से भी, मेज से भी बनाने की बात की है, तो ऐसा उम्मीद है कि हम उस दिशा में काफ़ी अग्रसर हो पाएंगे। नितिन गडकरी जी रोड बहुत फास्ट बना रहे हैं और उस पर एक्सीडेंट की बात करें तो वो भी बढ़ रहे हैं, तो उसको लेके क्या कदम उठाए जा रहे हैं? रोड सेफ्टी को लेके कुछ एडवांस चीज़ करने वाले हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने अनाउंस भी करा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सड़क सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए और सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो हमारा केवल 1% पॉपुलेशन है व्हीकल का ग्लोबल में, लेकिन हम एक्चुअली 11% एक्सीडेंट्स हैं टोटल। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए। इसके लिए रोड इंजीनियरिंग, व्हीकल इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और एजुकेशन, ये 4 जो 4 E's हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
रोड इंजीनियरिंग पे गडकरी जी ने बहुत मेहनत की है और काफ़ी प्रोग्रेस की है। व्हीकल इंजीनियरिंग आज हमें बहुत गर्व है कि भारत की जो व्हीकल इंजीनियरिंग है वो अब विश्व के स्तर पे आ गई है। सारे तो आपने सुना होगा कि भारत एनकैप की रेटिंग भी आ गई है, सेफ्टी रेटिंग, क्रैश नॉर्म्स भी पूरे हो गए हैं, ABS भी लग गए हैं। तो इस तरीके से भारत की गाड़ियों की जो सुरक्षा प्रणाली है वो पूरी विश्व स्तर पर आ गई है। लेकिन जो समस्या है वो है एनफोर्समेंट की और लोगों के एजुकेशन की। तो इसीलिए अभी सायम ने सुरक्षित सफ़र करके एक नया मुहिम चलाया है और उस सुरक्षित सफ़र के तहत हमने केंद्रीय विद्यालय के साथ एक MOU अभी लास्ट मंथ ही किया है, जिसमें हम केंद्रीय विद्यालय के जो मिडिल स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के और सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं उनको हम रोड सेफ्टी के जो 9 बेसिक मॉड्यूल हैं, जैसे रोड पर कैसे चलना है, हेलमेट कैसे पहनना है, सेफ्टी बेल्ट कैसे पहनना है, गुड समैरिटन मतलब अगर किसी के एक्सीडेंट हो जाती है तो लोग डरते थे पहले विक्टिम को उठाने के लिए, बट अब नए मोटर व्हीकल एक्ट में गडकरी जी ने चेंज करवाए हैं, उसके चलते अब आपको FIR से फेस नहीं करना पड़ेगा। आप अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं उठाने। तो ये गुड समैरिटन लॉज जो है ये सब हम एजुकेट करेंगे बच्चों को, और हम चाहते हैं कि बच्चों को अगर एजुकेट किया जाएगा तो एक जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आगे वाले जनरेशन में लोगों की विनम्रता होगी तो एनफोर्समेंट भी अपने आप इम्प्रूव होगा। तो हमारा इस दिशा में भी एजुकेशन पे बड़ा फोकस है और उससे हम सोचते हैं कि एजुकेशन आने से एनफोर्समेंट भी ठीक हो जाएगा और इमरजेंसी केयर में भी सहायता मिलेगी। सर, बच्चों के पेरेंट्स को समझाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि बच्चों से पहले आप थोड़ा वहाँ काउंसलिंग दें? अगर आप देखें तो पेरेंट्स इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उनको समझाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बच्चा समझ जाए स्कूल में और बच्चा अगर उस चीज़ को अडॉप्ट कर ले तो फिर वो अपने पेरेंट्स को भी करेक्ट करता है। इसीलिए आप देखिएगा कि अगर बच्चे को स्कूल में कुछ शिक्षा मिलती है तो वो उससे अडिग नहीं होता, फिर वो अपने पेरेंट्स को भी क्वेश्चन करता है, हमारी मैडम ने या हमारी टीचर ने तो ऐसा बताया था, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि एजुकेशन से ही एक्चुअली बदलाव आएगा। पूरी दिल्ली ग्रस्त है कचरे के पहाड़ों से और उस पर चुनाव भी लड़ा गया है और नितिन गडकरी जी ने कहा कि कचरे से रोड भी बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है वो कचरे के रोड पहली बारिश में साफ हो जाते हैं? नहीं, कचरे का रोड का जो तय, अगर आप देखें तो रोड बनता है बिटुमिन से, और बिटुमिन जो है उसको अगर हमें देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी बिटुमिन इंपोर्ट करना पड़ता है जी। और हमारे यहाँ जो कचरा है उसको या तो हम जला देते हैं, जलाने से पोल्यूशन बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ने से फिर आपको मालूम है दिल्ली की समस्या से जूझ रहा है, जैसे स्टबल बर्निंग हो रही है। तो नई टेक्नोलॉजी आई है 1G 2G 3G, तो उसके हिसाब से जो 2G टेक्नोलॉजी है उससे पराली जो है उससे आप एथेनॉल बना सकते हैं और उससे आप बिटुमिन भी निकलता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो है उस टेक्नोलॉजी से उस बिटुमिन को अगर हम यूज़ करेंगे तो वो बिटुमिन जो है वो ज़रूर आपको उतनी ही स्थायी रोड देगा जो नॉर्मल बिटुमिन देता है। और सर, AI का इस टाइम बहुत जोर चल रहा है, तो क्या लगता है आपको ऑटोमोबाइल के अंदर AI से हम कितनी मदद ले पाएंगे या कुछ जो और प्रॉब्लम है उससे सॉल्व हो पाएंगे? मेरे ख्याल से जिस तरीके से रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और रोड एक्सीडेंट्स में ड्राइवर का जो इन्वॉल्वमेंट है एज ए ह्यूमन एरर, उसको काफ़ी हद तक आप एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं। ADAS उसको बोलते हैं, और ADAS में AI का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे ख्याल से AI को हम जितना अच्छे तरीके से जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे, हाँ ज़रूर है कि AI को वल्नरेबिलिटी से बचना होगा, हो सकता है उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो पहले बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट कर लेने के बाद, वैलिडेट कर लेने के बाद, लेकिन AI का पोटेंशियल बहुत है। तो राइट फ्रॉम सप्लाई चेन टू इंजीनियरिंग टू यूसेज, सब जगह AI का एक बहुत बड़ा रोल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। आगे मैं आपकी कंपनी की बात करूँ सायम की, तो आगे क्या फ्यूचर आपके गोल्स हैं, क्या अचीवमेंट और करनी बाकी है वो थोड़ा बताएं। सायम ने सस्टेनेबल मोबिलिटी को अपना एक थीम माना है पिछले साल। तो आने वाले समय पर सस्टेनेबल मोबिलिटी के 3 पिलर सायम ने
आइडेंटिफाई किए हैं। पहला पिलर है सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। दूसरा पिलर है डीकार्बोनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हमें पोल्यूशन कम करना है जो भी गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके एंड ऑफ लाइफ तक, क्रेडल टू ग्रेव, पोल्यूशन कम करना है। और तीसरा पिलर है हमें इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, अभी हम 5th लार्जेस्ट हैं, और जल्द ही 25 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट लेना है। तो ये 3 पिलर पे सायम का विज़न है। और इस विज़न के तहत अगर देखें तो हमने डिकार्बोनाइजेशन में विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन को अडॉप्ट किया है, जैविक पहल, बायोफ्यूल्स को अडॉप्ट किया है, चक्रीयता मतलब सर्कुलरिटी को अडॉप्ट किया है, गैस गतिशीलता मतलब गैस बेस्ड मोबिलिटी CNG LNG को अडॉप्ट किया है, और आखिरी हमारा हरित हाइड्रोजन है, जो आने वाले टाइम पे हम हाइड्रोजन बनाकर उसको मोबिलिटी में यूज़ करेंगे। तो ये है हमारी डिकार्बोनाइजेशन के बहुत डिफाइंड इनिशिएटिव। और अगर आप इकोनॉमिक पिलर पे देखें तो आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक पिलर का बेस है, उसके ऊपर एक्सपोर्ट बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि इंडिया को अभी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है ग्लोब का। इसके लिए हम फोकस रखेंगे कैसे एक्सपोर्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना के। और सड़क सुरक्षा पे तो आपको सब मालूम है कि बहुत ज़रूरी है हम सबको काम करना। सर, आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश एक ही है कि भारत राष्ट्र को इस अमृत काल में स्वर्णिम युग में ले जाना है, और उसके लिए आज हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है अपने लॉन्ग ट्रेडिशन का, लॉन्ग सिविलाइजेशन का, और उस एहसास के साथ देश को आगे ले जाने के लिए हमको एकजुट होना है, और उसमें सस्टेनेबल मोबिलिटी, सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ जो हमेशा से रहा है हम लोगों का, उस पे हमको अमल करना है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रशांत बनर्जी जी, जिनका कहना है कि हमें एकजुट होना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए विनेशन न्यूज़। मैं मास्टर शाकिर अली बोल रहा हूँ। आप लोगों की सेवा में नोएडा में 27-28 साल से, और तकरीबन इस काम को करते हुए मुझे 48-47 साल हो गए, जो रेमंड कंपनी से ही जुड़ा हुआ हूँ, और अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वक्त इसी काम में दिया है। और जो बच्चे मन चाहे डिज़ाइन लाते हैं, मैं उनके लिए भी हाजिर हूँ, और जो अपने पसंदीदा डिज़ाइनों से आते हैं, मैं उनके लिए भी हाजिर हूँ। मेरे लिए आप और मैं आपके लिए दोनों एक दूसरे के लिए इनायत है। और आपका भी मौका हो तो आप मेरी दुकान पर सर्च करें, आएँ, देखें और मुलाकात करें। धन्यवाद।